इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम क्लास 11th के चैप्टर 14 के 3 सवाल करेंगे, 18, 19 एंड 20। हम ये 3 सवाल करने जा रहे हैं, 18, 19 एंड 20। अब इसमें हम जो फंडामेंटल्स यूज करेंगे इन तीनों सवालों में वो ये कि जब भी किसी सिस्टम पर रीस्टोरिंग फोर्स वर्क कर रही हो और उस सिस्टम में से एक्सटर्नल फोर्स हटा दी जाए और केवल रीस्टोरिंग फोर्स रह जाए और वो रीस्टोरिंग फोर्स -x के प्रोपोर्शनल हो, आप एफ रीस्टोरिंग लिख लेंगे या फिर थ्योरी के समय मैंने खाली एफ भी बोला है, -x के प्रोपोर्शनल हो, तो वो सिस्टम गारंटी हो जाता है कि वो SHM है। और जो SHM होता है उसका जो टाइम पीरियड है वो 2π√m/k आप लगाने के लिए फ्री हो जाते हो। फिर एक बार ये तो साबित हो कि वो SHM है। हाँ, SHM साबित हो जाएगा यदि f में -x आ रहा है तो रीस्टोरिंग फोर्स x के प्रोपोर्शनल है -x के, पावर x पे कोई और ना आ जाए। और जो प्रोपोर्शनलिटी साइन, ये k क्या चीज़ है? ये k है, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के जो k आता है वो k कुछ भी आ सकता है, 10, 20, 30, 40 जो भी है। तो चलिए इस सिद्धांत पर, इस प्रिंसिपल पर हम ये 3 सवाल करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए मैं पहले वाला सवाल पढ़ रहा हूँ, इसको थोड़ा साइड में लिख देता हूँ। तो आप t बराबर 2π√m/k, m किसका मास? जो ऑसिलेट करता है, जो ऑसिलेट करता है उसका मास, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, पहले 14.18 वो क्या कह रहा है? एक सिलेंड्रिकल पीस ऑफ कॉर्क है जिसकी डेंसिटी दे रखी है ऑफ बेस एरिया a एंड हाइट h, फ्लोट्स इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी ρl। एक्चुअली इसने कॉर्क की डेंसिटी ρ और लिक्विड की डेंसिटी ρl दे रखी है। मैं लिक्विड की डेंसिटी को सिग्मा मान लूंगा, थोड़ा कंफर्टेबल रहूंगा मैं, आप भी, ठीक है। रो सिग्मा। द कॉर्क इज डिप्रेस स्लाइटली एंड देन रिलीज सो दैट द कॉर्क ऑसिलेट अप एंड डाउन सिंपल हार्मोनिकली विद दिस पीरियड, ठीक है। इग्नोर डैम्पिंग ड्यू टू द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। ये सब तो बेटा हमें SHM में इग्नोर करना ही पड़ता है। तो देखिए सीन ये है, मैं कोशिश करूंगा आपके समझ में आए फिगर पहले कि एक सिचुएशन ये दे रखी है कि एक लिक्विड है जिसकी विस्कोसिटी हमें कंसीडर नहीं करनी, उसमें एक सिलेंडर है, कॉर्क है, एक्चुअली सिलेंड्रिकल शेप में है ना, सिलेंड्रिकल शेप में ऐसे करके वो तैर रहा होगा, ठीक है। दिस इज सॉलिड कॉर्क, ओके, ये सॉलिड कॉर्क है, ये रहा। इसका बेस एरिया हमको ये ए दे रखा है, ये बेस एरिया ए, इधर लिख देता हूं ये ए, और इसकी जो हाइट है वो h दे रखी है, सिलेंडर की हाइट। इज इट ओके? ये तैर रहा है, तो आपके बेसिक फंडामेंटल पूरे होने चाहिए कि भैया ये तैर क्यों रहा होगा, क्योंकि इस पर जो टोटल डाउनवर्ड फोर्स है, टोटल डाउनवर्ड फोर्स के नाम पर इस पर वेट लग रहा है, और टोटल अपवर्ड फोर्स, और अपवर्ड फोर्स के नाम पर इस पर सिर्फ अप थ्रस्ट लग रहा है, अप थ्रस्ट। इसे मैं U1 लिख देता हूं। U1 क्यों लिखा, U क्यों नहीं? चलो तो U लिख देते हैं, U लिख देते हैं, अप थ्रस्ट लग रहा होगा। ऑब्वियस सी बात है, इस फिगर में ये W और U बराबर होंगे। मैं अगला फिगर बाद में बनाऊंगा, पहले सवाल समझते हैं। कॉर्क सिर्फ तैर रहा है, फ्लोट कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, तो इसका मतलब इस पूरे सिलेंडर का वेट इस अपथ्रस्ट के बराबर होगा। अब अपथ्रस्ट यदि आप भूल गए हो तो अपथ्रस्ट के लिए आर्किमिडीज ने बहुत सिंपल लाइन बताई थी। अपथ्रस्ट होता है, यदि आप फॉर्मूला भूल गए हो तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है उसका वेट। इसकी डेंसिटी हम रो मान रहे हैं और इसकी डेंसिटी सवाल ने ρl दे रखी है, हम इसको सिग्मा मान लेते हैं, मतलब सिग्मा और रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, सिग्मा मान लेता हूं मैं। ये लिक्विड की डेंसिटी, क्योंकि जरूरी नहीं है ना सॉलिड की और लिक्विड की, ये कॉर्क है और ये पानी है, तो कैसे डेंसिटी सेम हो जाएगी? तो U इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस होता है। ये सिचुएशन हमको दे रखी है, ठीक है। तो अब आप बताओ, नो डाउट वेट और U बराबर है। वेट इसकी डेंसिटी से निकलेगा, अपथ्रस्ट इसकी डेंसिटी से निकलेगा, क्योंकि अपथ्रस्ट वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस होता है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, लिक्विड, तो वो तो इस डेंसिटी से निकलेगा। तो आप निकाल ही जो लेते हैं, देखो सिलेंडर का मास निकालते हैं पहले, मास ऑफ सिलेंडर, मास ऑफ सिलेंडर वैसे ही निकालते आएंगे हम मास को, जैसे निकालते आए हैं कि डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ऐसे ही निकलता है डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी। अब अच्छा एक और चीज, ये तीनों सवाल थोड़े से अच्छे लेवल के हैं, तो बेसिक्स तो आपको आने चाहिए, मैं ये मान के आगे बढ़ रहा हूं। तो डेंसिटी किसकी? सिलेंडर की, डेंसिटी ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम किसका? सिलेंडर का, भाई जिसका मास निकाल रहे हो उसकी डेंसिटी, तो m, डेंसिटी ऑफ सिलेंडर रो है, इसका वॉल्यूम कितना है? तो देखो इस एरिया में इस h का मल्टीप्लाई कर दूं तो a इंटू एच, ये सिलेंडर का मास हुआ, ध्यान रखना ये सिलेंडर का मास हुआ, ठीक। और इस फिगर में जो अपथ्रस्ट होगा एंड
जो अपथ्रस्ट होगा वो किसके बराबर होगा मैग्नीट्यूड में, सिर्फ मैग्नीट्यूड बात करूं तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। अब लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है सिर्फ इतना, तो 1 मिनट, वेट होगा mg, वेट का फॉर्मूला mg। अब ये m किसका मास है, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, ठीक है। अब ये भी मास ऐसे निकलेगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ऐसे निकलेगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम से, और ये इसमें g है ना, क्योंकि हम अब थ्रस्ट निकाल रहे हैं, वेट है ये। अच्छा, ये मास निकालना है हमने, यदि इसका भी वेट निकालते, मान लो आपको मास ना लेके बोलता मैं वेट ऑफ सिलेंडर, वेट ऑफ सिलेंडर, तो इसमें भी g का मल्टीप्लाई हो जाता, ठीक। ये तो सिर्फ मास है, ये वेट है, ठीक। ये ठीक है। अब आइए, अब सुनो, आप किसका मास निकाल रहे हो, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड ही तो रखनी पड़ेगी आपको, और वॉल्यूम किसका रखना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ठीक है, यही तो रखना पड़ेगा, जिसका मास निकाल रहे हो उसी की डेंसिटी उसी का वॉल्यूम। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना बेटा, है ना। तो अब आप बताइए, इसका मतलब जो हमारा U है वो कितना हो गया, डेंसिटी इसकी सिग्मा है, और वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम, अब वॉल्यूम सिर्फ इतना डिस्प्लेस हुआ है, इतना, ये वॉल्यूम सिर्फ इतना, और ये जो वॉल्यूम होगा, माना ये लेंथ L है, कि इसकी L लेंथ इनसाइड फ्लोट कर रही है, तो जैसे आपने इस पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम निकाला, पूरे का एरिया, पूरे की हाइट, पूरे का एरिया, पूरे का हाइट, ये वॉल्यूम वाला फैक्टर है, ये वाला इतना फैक्टर वॉल्यूम ही तो था। तो अब इतना एरिया जो कि A है, और इतनी लेंथ L या इतनी, ठीक है ना, तो ये U, तो सिग्मा, और ये वॉल्यूम AL और G और S में, तो ये इस केस का U हो गया। अभी मैं कुछ डायरेक्शन वायरेक्शन कुछ नहीं बता रहा, सिर्फ ये वो दिख रही है एरो से कि वो वेट डाउनवर्ड होता है, U अप थ्रस्ट। अब सवाल जो पूछा उसने कहा यदि मैं ऊपर से उंगली कर दी जाए, ऊपर से उंगली कर दी जाए, तो फिर देखिए सिलेंडर कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, है ना, ये दब जाएगा थोड़ा सा सिलेंडर यूं, लेकिन ये अपने आप नहीं दबा है, यहां पे वो इक्विलिब्रियम था, कंफर्टेबल था, यहां पर दबाया गया है, ठीक है। वो कैसे दबाया होगा, कुछ ऊपर से उंगली की होगी, इस उंगली का नाम मैंने दे दिया F एक्सटर्नल। अब जैसे ही जब ये नीचे आया, तो सुनना, ये सीध दिख रही है ना आपको, ये तो L है, सपोज करो एक एडिशनल फैक्टर और X अंदर घुस गया, मतलब ये सीध L लिख दी मैंने, माना एडिशनल फैक्टर X और ऐड हो गया अंदर, हो गई जब आप ऊपर से चुल करोगे। लेकिन ये कंफर्टेबल नहीं है, यहाँ पे आप जैसे ही हाथ हटाओगे ये एकदम उछल के ऊपर जाएगा, लेकिन अब केवल उछल के ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि ऊपर उछलेगा, ठीक है, फिर नीचे भी आएगा, ऊपर उछलेगा नीचे भी आएगा, क्योंकि मोशन, जैसे पेंडुलम को एक बार डिस्टर्ब कर दो तो फिर वो बीच में ही थोड़ी नहीं आता, अब तो उसमें इनर्शिया ऑफ मोशन भी आ गया ना, जब वो बीच में आता है तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन फिर वो आगे भी बढ़ जाता है, तो ये केवल बीच में नहीं आएगा, इनर्शिया ऑफ मोशन से ऊपर भी जाएगा, फिर ये ऑसिलेट करेगा, लेकिन ये सिंपल हार्मोनिकली करेगा कि नहीं वो देखते हैं, ठीक। तो अब इस समय, अब मैं इसीलिए इसको U1 बोल रहा था, अब आप समझ गए होंगे, क्योंकि अब थ्रस्ट थोड़ा सा बढ़ गया होगा, U2, ये वेट है नो डाउट। अब इस समय यदि मैं उंगली ना हटाऊं तो 3 फोर्स है, 1 2 3, 1 2 3 फोर्स है, और उंगली ना हटाऊं तो ये ऑसिलेट भी नहीं करेगा, तो ये तो यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम में, मैंने यदि उंगली कर दी तो ये तो यही दबा रहेगा। तो यदि इन तीनों फोर्सों को देखो तो ये भी सिस्टम इक्विलिब्रियम है, लेकिन दुनिया के जितने भी SHM स्टार्ट होते हैं वो तब होते हैं जब आप इसको रिमूव करोगे, चाहे वो सिंपल पेंडुलम हो, चाहे वो स्प्रिंग हो, स्प्रिंग खींचे रखोगे, खींच दी, नहीं छोड़ोगे तो कैसे कर लेगी ऑसिलेट, है ना। उसके बाद जब आप छोड़ते हो तो सिस्टम में सिर्फ रिस्टोरिंग फोर्स रह जाती है। तो अभी हटाएंगे, इसको हटाएंगे, लेकिन अब देखिए ये एक हो गया U का यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट। अब आप ये मान लो ये हमने U1 निकाला है, ये हमने U1 निकाला है, U1 माने इस सिनेरियो का U1 कि इसमें डेंसिटी ऑफ लिक्विड सिग्मा और ये वाला वॉल्यूम ये था। अच्छा, अब U2 कैसे निकलेगा, फिर इसी फॉर्मूले से निकलेगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, डेंसिटी तो वही है सिग्मा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। अब कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हो गया, तो एरिया इंटू L प्लस एक्स जी, मतलब सिग्मा सिग्मा A G G। पहले इसकी L लेंथ अंतर थी, L लेंथ, अब L प्लस एक्स लेंथ अंतर है, बस इतना अंतर आया इसमें। इज इट ओके? ये आपको समझ में आया ये कि ये U2 U1 इसी कॉन्सेप्ट से कैलकुलेट कर लिए। आइए अब इनमें उंगली करते हैं वेक्टर की, तभी आप बिना डायरेक्शन, क्योंकि बिना डायरेक्शन के माइनस भी तो नहीं आएगा ना, ठीक। अच्छा, अब आ जाइए सबसे पहले केस फर्स्ट में, केस फर्स्ट पे टोटल, अब W इक्वल टू U है या नहीं,
टोटल अपवर्ड फोर्स इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स, सिस्टम कहीं ऑसिलेट कर ही नहीं रहा, ठीक है। लेकिन वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो माइनस यू लिखना पड़ेगा, U1 सॉरी U1। अब माइनस क्यों लगाया, क्योंकि दोनों अपोजिट भी तो हैं डायरेक्शन वाइज। या ऐसे भी पढ़ सकते हो कि सिस्टम पर, ऐसे भी पढ़ सकते हो, मैं एक चीज मिटा दूंगा, जगह चाहिए होगी मुझे। सिस्टम पर नेट फोर्स कितनी है, नल वेक्टर ना, इस समय सिस्टम पर नेट फोर्स 0, और नेट फोर्स के नाम पर दो ही फोर्स लग रही हैं, W और U, नल वेक्टर। तो देखा ना, W और U1 सॉरी माइनस U1, कैसे भी पढ़ लो, होपफुली चलो ये समझ में आया कि W और U1 बस। अब ठीक है, ओके। और यदि वेक्टर फॉर्म में पढ़े तो सुनो इन्हें, U1 और U2 ये रहे, और यदि इनकी चांद पर डंडा करें, ठीक है, एक मिनट, सिग्मा ALG, थोड़ा दूर लिखता हूं, सिग्मा ALG, और ये सिग्मा AL प्लस XG। एक काम और करो, मेरी मदद है ना, एक काम करते हैं, G को आगे पीछे लिख देता हूं, ये G यहां लिख देता हूं, L यूं लिख देता हूं, ऐसे इस G को, कोई नहीं, इससे क्या फर्क पड़ रहा है। अब देखिए, रुको, यदि मैं इसकी चांद पर डंडा करूंगा तो यहां चांद पर केवल डंडा नहीं होगा, माइनस भी देना पड़ेगा। उसका रीजन सुनिए, क्योंकि U1 ऊपर है और डिस्प्लेसमेंट नीचे है। आपने नीचे ये L को थोड़ी देर के लिए माना तो L नीचे की ओर था, और ऐसे U2 में बात करोगे तो यहां पे भी माइनस इसलिए आएगा क्योंकि अपथ्रस्ट ऊपर है और डिस्प्लेसमेंट L और X नीचे हुए हैं, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसलिए माइनस साइन आया है, ठीक है। अब सुनिए, केस फर्स्ट में तो ये हो गया, W और U1 ये बराबर है, हमारे पास W की भी कैलकुलेशन मौजूद है और हमारे पास U1 की भी कैलकुलेशन मौजूद है, मौजूद तो सबकी है, ठीक है। अब केस सेकंड, केस सेकंड यानी ये, इस सिस्टम पर यदि तीनों फोर्स देखोगे, यदि सुनो, यदि आपसे मैं कहूं सिग्मा नेट फोर्स निकालो, नेट फोर्स, तो आप W प्लस U2 प्लस F एक्सटर्नल का सम निकालोगे। इस समय इस फिगर पर इस समय इस फिगर में 3 एक्सटर्नल फोर्स हैं, सॉरी 3 फोर्सेस हैं, एक W, एक U2 और एक F एक्सटर्नल, तीनों का वेक्टर सम कर दीजिए तो नेट फोर्स 0 आएगी, क्योंकि 0 ही है ना, हिल रहा ना हो। लेकिन अब हमें कैलकुलेट करनी है कि व्हेन F एक्सटर्नल इज रिमूव्ड, यदि F एक्सटर्नल हटा दी तो अब तो 0 नहीं आएगा ना आंसर। अब देखते हैं क्या आएगा, U2, और ध्यान रखना U2 ज्यादा है, फील करो क्यों ज्यादा है U2, देख लो, U1 में सिग्मा A, इसमें L आ रहा है, इसमें L प्लस X आ रहा है, तो U2 U1 से ज्यादा है, और U1 और W मैग्नीट्यूड में बराबर है, तो अब ये 0 नहीं आएगा। इस W को लिख सकते हो माइनस U1 प्लस U2 माइनस, भाई W माइनस U1 के ना माइनस, अब U1 की वैल्यू क्या लिखूं, ऊपर मौजूद है, U1 की वैल्यू है माइनस सिग्मा AGL वेक्टर, प्लस U2 की वैल्यू कितनी है, माइनस सिग्मा AGL प्लस X वेक्टर। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सिग्मा AGL वेक्टर प्लस ये माइनस हो गया, माइनस सिग्मा AGL वेक्टर माइनस सिग्मा AGX वेक्टर, ये कट गया। तो जो सिस्टम पर फोर्स बच रही है नेट, जो नेट फोर्स बच रही है वो इतनी बच रही है बस। तो अब आप बताओ, जो नेट फोर्स बच रही है उसमें माइनस आ रहा है, तो ये रिस्टोरिंग फोर्स ही तो हुई। जिस सिस्टम पर नेट फोर्स x के अपोजिट आ रही है ना, x के अपोजिट आ रही है, यानी x नीचे तो रिस्टोरिंग फोर्स ऊपर आ रही है। तो मैंने क्या बोला था, यदि कोई फोर्स माइनस x के प्रोपोर्शनल साबित हो जाए, तो माइनस और x आ रहा है नहीं आ रहा, तो ये बाकी ब्रैकेट क्या है, ये k है। और खुद देखो, सिग्मा A इंटू जी मिला के मल्टीप्लाई होकर कॉन्स्टेंट ही आना है, ना सिग्मा बदल रहा, ना A बदल रहा, ना G बदल रहा। तो साफ दिख रहा है कि F इक्वल टू माइनस के एक्स, तो ये इस बात की मोहर लग गई है SHA में, SHA में। तो अब हम ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल फ्रीली लगा सकते हैं। कौन सा वाला, जो SHM होता है, यहाँ लिख देना कि एज इट इज SHM। क्या देख लिया आपने, ऐसा आपने ये देख लिया कि माइनस के एक्स सही है, तो T बराबर 2 पाई अंडर रूट M अपॉन के लगाइए, ठीक है। M किसका मास, जो ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है ये सिलेंडर, और इस सिलेंडर का मास है रो AH, सिलेंडर के मास में सिलेंडर की डेंसिटी आएगी, और K माने स्प्रिंग फैक्टर, वो सिग्मा AG। आप देखोगे गौर से तो यही प्रूफ करवाने को उसने बोला है कि प्रूफ करिए, ठीक है। बस हमारा सिग्मा की वजह रो, मतलब उसमें रो L लिख रहा है, डन। अच्छा, इस फॉर्मूले में एक इंटरेस्टिंगली, ये तो हमारा आंसर हो गया, हम इसको एक और अंदाज से पेश कर सकते हैं। कैसे पेश कर सकते हैं, देखिए, T बराबर हमारा 2 पाई अंडर रूट M अपॉन के था ना, M, ठीक है, 2 पाई, काटा पीटी मत करो, M की जगह लिख देते हैं रो AH, और K की जगह सिग्मा AG।
एक चीज देखिए, हमारा W और U1 बराबर है ना, W और U1 बराबर है इस वाले फिगर में, तो W माने mg, m माने किसका मास, सिलेंडर का मास, सिलेंडर का मास, और U1 मैग्नीट्यूड। अच्छा ये केवल मैग्नीट्यूड वाली बात है, तो सिग्मा AgL याद रखना, कब मैग्नीट्यूड बोल रहा हूं कब डायरेक्शन बोल रहा हूं। और m कितना है, m किसके बराबर है, m को हटा देता हूं, रो AH, तो G से G काटो, A से A काटो, तो आपका रो इंटू H सिग्मा इंटू L भी है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी एडजस्ट कर सकते थे, रो इंटू एच को सिग्मा इंटू L भी लिख दो, और नीचे तो सिग्मा इंटू G है ही, तो सिग्मा से सिग्मा भी कट जाएगा, तो आपके लिए फॉर्मूला थोड़ा सा कंफर्टेबल और बन गया, लगभग वही रिदम में फॉर्मूला बन गया, √L/G। कौन सी वाली लेन, L, जो L ऑलरेडी डिप थी, जो अपने आप कंफर्टेबल थी, आपके चुल्ल करने से जो हुई वो नहीं, जो ये थी। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 18। आइए 19 करते हैं। 19 क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, देखिए 14.19, एक यू शेप्ड ट्यूब है, यू शेप्ड ट्यूब है, जो हाइड्रोस्टैटिक, याद करिए। फिर अगेन आई एम सेइंग दैट यदि आपके बेसिक्स फंडामेंटल पीछे के क्लियर नहीं है तो ये नहीं समझ में आते, आपको आ ही नहीं सकते, पहले पीछे के लेक्चर क्लियर करिए, और जिस में दिक्कत हो वही वाला लेक्चर जाके देख लो आप, तो सारी वीडियोस मौजूद हैं। ये चीज बहुत पतली है, मैंने इतना मोटा बना दिया बेटा, ये पतली है ना, सीधी थी, वो जो पाइप होती है उनको फोल्ड कर दिया है बस, ठीक है। इसमें एक लिक्विड भरा हुआ है, अभी चुपचाप दोनों तरफ है ना, एक मिनट और, ये लिक्विड भरा हुआ है ऐसे, ये कोई भी लिक्विड हो सकता है, इसकी डेंसिटी, अब तो चलो दो दो कलेस नहीं है तो इसकी डेंसिटी रो ही मान लेते हैं ना, माना ये L लेंथ है, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ट्यूब का, ये वाला एरिया, ये वाला जो एरिया है वो A मान लेते हैं ना, A। तो पता ना इधर का जो देखिए, यदि मैं इससे कोई पूछे इस लिक्विड का मास निकालो, तो वही डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, रो इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी तो ये है, अब वॉल्यूम होगा एरिया में लेंथ का मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल। लेकिन इसमें 2 का मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा, क्योंकि जितना लिक्विड इधर है उतना लिक्विड इधर भी है, ठीक है। अब ज्यादा चुल्लू मत करना, थोड़ी बहुत एक्यूरेट, मतलब एरर ऑफ मार्जिन हर डेरिवेशन में रहता है कि सर गोलाई है, वो है, ये है, इसको पहले सीधा करो, वो 2L है, सीधा करने पर जो टोटल लिक्विड जिस लेंथ पे फैला है वो 2L है, ठीक है। तो ये 2 का मल्टीप्लाई इसलिए क्योंकि डेंसिटी, और आपने इस साइड की तो वॉल्यूम का मल्टीप्लाई किया, तो जो मास आ गया लिक्विड का वो हो गया 2 रो AL, ठीक है। अब क्या किया है सवाल ने, अब सवाल ने ये करा है कि यदि इसी ट्यूब में ऐसे करके, थोड़ा आप जल्दी आप अलाउ करो तो जल्दी जल्दी भी बात बढ़ा सकते हैं, नहीं है, ओके। ये अब एक से नहीं बनते यार हर बार, ठीक है। अब इस सबसे ज्यादा दिक्कत तो साला इसमें होती है ना, ये बन गया है, वरना ये साला एक जैसे बनते ही नहीं है कभी, इधर उधर वाले करली ब्रेसेस बन गया एक बार, मेरा कल, तो ये वही ट्यूब है, थोड़ी छोटी बड़ी हो जाए उस पर ध्यान मत देना। अब क्या किया है, देखिए इसमें इधर से एक एक्सटर्नल ब्लो फूक कुछ भी मारी है, ऐसे मारी है, और वो फूक कंटिन्यूसली मेंटेन है, रोक रखी है ना, इसमें कोई गुब्बारा भर के हवा रोक कर लगा सकते हो ऐसे। अब क्या होगा, जब इधर से फूक मारोगे तो लिक्विड इधर से गिर जाएगा और इधर से उतना ही भर जाएगा, देखिए बेटा, लिक्विड इधर से गिर जाएगा और इधर से उतनी ही हाइट चढ़ जाएगा, और लेकिन ये परमानेंट नहीं है, जैसे आप इसे एक्सटर्नल फोर्स को हटाओगे, जैसे वो सिलेंडर वाला केस था, जब तक आपकी एक्सटर्नल फोर्स से सिलेंडर दबा हुआ है, लेकिन जैसे ही मैं उसमें से उंगली हटाऊंगा फिर सिलेंडर ऑसिलेट करने लगा ना, ऐसे ही जैसे ही मैं इसे एक्सटर्नल फोर्स को हटाऊंगा तो ये पूरा लिक्विड ऐसे भगेगा, लेकिन केवल भगने से क्या होगा, इनर्शिया ऑफ मोशन भी जनरेट हो जाएगा, तो वो यहीं आके रुकेगा नहीं, इट विल ओवरशूट इट्स मीन पोजीशन, फिर ऊपर तक जाएगा, फिर वो उधर से खाली हो गया, फिर वो ऐसे जाएगा, ऐसे। तो देखते हैं ये सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट कर रहा है कि नहीं, ठीक है। इस पॉइंट को ना मैंने ये दे दिया, और ये बताने की जरूरत नहीं है कि यदि ये x डिस्प्रेस हुआ है इधर, तो इधर से ये x ही उठा होगा, लेकिन ये टोटल लेंथ तो 2x होगी ना इसके कंपैरिजन में,
इसके कंपैरिजन में देखो, फिर से समझना, इधर से x दबाओगे, ये वाली जो लाइन है इसको भी देखना, इधर से x दबेगा तो इस लाइन से x ऊपर उठ जाएगा, लेकिन इसका मतलब टोटल जो डिफरेंस क्रिएट हो चुका है वो 2x लेंथ का हो चुका है। ठीक, अब बताइए यहां पर रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रही होगी ना, एरो से दिखाता हूं, दिख जाए तो रीस्टोरिंग फोर्स ऐसे बन रही होगी, ये वाला एरो, ये एक्सटर्नल फोर्स का एरो है, ये रीस्टोरिंग फोर्स का एरो है, खाली एफ लिख दिया है रीस्टोरिंग फोर्स को, ठीक है। क्योंकि आप इसे हटाओ, देखो ये वाली फोर्स इसको ऐसे ले जाएगी, फोर्स तो लग रही है इस पॉइंट पर, नो डाउट इस पॉइंट पे फोर्स तो है, तभी तो ये पॉइंट थोड़ी देर के लिए देखो ऊपर उठ जाएगा यदि आप इसे हटाओगे तो हमारे पास एफ रीस्टोरिंग लिख दूं, चलो एफ रीस्टोरिंग। हम ये तो जानते हैं ना, इस समय जब तक रोके हुआ है आपने लिक्विड, एफ एक्सटर्नल और एफ रीस्टोरिंग का जो वेक्टर सम है वो है तो नल वेक्टर ना, जब तक आपकी लगी हुई है, यहाँ पर आपकी नहीं लगी हुई, मतलब आपकी फोर्स जो लगी हुई है, तो यहाँ से एफ रीस्टोरिंग कितना आ गया, वो आ गया माइनस एफ एक्सटर्नल। अब मैं एफ एक्सटर्नल कैलकुलेट करा देता हूँ, वो वैल्यू यहाँ रख देंगे, गौर से देखना, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी मान लिया जाए, तो पहले तो ये बताइए एफ एक्सटर्नल फोर्स कहता है मेरे पास पा है, फोर्स कहता है मेरे पास पा है, तो फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, क्योंकि मैं इस पॉइंट पे फोर्स मार रहा हूं ऐसे, तो जो भी मैंने पॉइंट ए पर प्रेशर लगा रखा है, जो भी मैंने इधर से पॉइंट ए पर प्रेशर लगा रखा है, जो प्रेशर ए लगा रखा है, अच्छा ये बहुत कैलकुलेटिव है फोर्स, जो अभी रोके हुए इसको है नहीं, तो फोर्स इक्वल टू पा, इस पी की जगह इस पॉइंट का प्रेशर, और आ जाइए ध्यान करिए, लिक्विड एट सेम लेवल है सेम प्रेशर, पी बी इंटू ए बी लिख सकते हैं, क्योंकि जो प्रेशर ए पर होगा वही बी पर होगा, जब तक ये लिक्विड रेस्ट पर है, जब तक आपने रोके रखा है। अब बी पे कितना प्रेशर होगा, बी के ऊपर इतना प्रेशर है, क्या, रो जी एच, रो जी एच, रो जी एच, रो जी एच की जगह लिख दिया जाएगा 2x इंटू ए। होपफुली आपको ये समझ में आ गया, ठीक है, कि एफ एक्सटर्नल इतना है। और आप इधर देखिए, इधर वाले को, ठीक है, एफ एक्सटर्नल इधर, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की ओर है। एक्चुअली एफ एक्सटर्नल और एक्स तो एक ही दिशा में ही रहते हैं, चाहे वो स्प्रिंग वाला केस देख लीजिए, चाहे कोई सा भी केस, सिलेंडर वाले पिछले वाले केस में भी जिधर एफ एक्सटर्नल था डिस्प्लेसमेंट उधर ही होता है। तो आप देखिए, आपने इधर से फोर्स लगाई है तो लिक्विड यहां से नीचे खिसका है, तो इसे वेक्टर फॉर्म में भी पढ़ना चाहोगे तो ये है ना, एक्स को मैं बाद में लिख दूंगा। तो अब बताइए जो आपकी रिस्टोरिंग फोर्स हुई माइनस एफ एक्सटर्नल 2 रो जी ए इंटू एक्स, मतलब मैंने उन लेटरों को बस थोड़ा एडजस्ट करके लिख दिया। अब आप देखने वाले की नजर चाहिए, अरे हाँ ये तो एसएचएम है, क्योंकि एफ इक्वल टू माइनस के एक्स आ रहा है, दिस इज अ के, ये है वो के, समझ गए कि नहीं। आप तो बस ये देखो माइनस और एक्स आना चाहिए बस, बाकी जो अंट है वो के है। और आप फील भी करिए कि ऑसिलेशन के दौरान ये चार चीजें नहीं बदलेंगी, डेंसिटी जी ए, ये क्यों बदलेंगे, बदलेगा तो बार बार एक्स, तो ये एफ रिस्टोरिंग हो गया माइनस एक्स, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, जब कोई चीज साबित हो जाए कि वो एसएचएम है, नाउ यू आर फ्री टू अप्लाई द फॉर्मूला अंडर रूट 2 इक्वल टू 2 पाई एम अपॉन के। एम माने वो मास जो ऑसिलेट करता है, बेटा ऑसिलेट तो पूरा लिक्विड करेगा ना, लिक्विड तो पूरा ही हिलेगा यूं करके, ये पूरी ये, उसका मास हम पहले निकाल चुके हैं, वो कितना है 2 रो ए एल, 2 रो ए एल, और के कितना है हमारा, माइनस और एक्स को छोड़ के जो है 2 रो जी ए, 2 रो जी ए, 2 रो नहीं, 2 मत रो, 2 रो ए। तो मजे की बात, फॉर्मूला क्या आ गया, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, इज इट ओके। ये हो गया हमारे पास। इसमें सो दैट उसने तो सिर्फ ये बोला है, क्या कहते हैं, अच्छा इसमें एक चीज उल्टी पूछी है, इसमें एक्चुअली क्या है, सवाल समझ में आ गया, ऐसे भी किया है कि इसमें ना मुंह लगा के संक्शन कर लिया है, क्यों खींच दिया है, तो बात तो वही होगी ना, इधर से खींच लोगे तो प्रेशर कम हो जाएगा इधर का, ठीक है। चलिए, तो होपफुली ये समझ में आया। फिर आते हैं एक और तीसरा सवाल, (14.20) ये क्या है अभी बताते हैं। ये एक गैस चैम्बर है और उसकी गर्दन में से ये ऐसे गैस चैम्बर है ना, इसके अंदर गैस भरी हुई है, ऐसे तो गैस निकल जाएगी, अब हाँ निकल जाएगी। इसको एक बॉल टिका दी है इसमें, अरे यार एक मिनट, सॉरी बेटा, हाँ इसमें एक बॉल एग्जैक्टली टिका दी है,
कैलकुलेटिव माइंड होगा तो ये भी समझ में आ जाएगा। एक जैसे ये रही हमारी बॉल, और बॉल एग्जैक्टली ऐसी है जो फिट हो गई है, मतलब मूव भी कर जाएगी, फिट हो गई है ना, ये रही, और कोई गैस भी लीक नहीं हो रही है। अब क्या किया है, ये अपनी बैलेंस स्टेट में है इस समय, और अंदर गैस भरी हुई है, एयर गैस जो भी भरी हुई है। इस बॉल का mg इस गैस के प्रेशर ने एडजस्ट कर रखा होगा। भाई बॉल में जो कुछ मास होगा mg, नीचे से गैस का प्रेशर होगा, ठीक है। बैलेंस स्टेट, गैस का प्रेशर भी इतना नहीं है कि बॉल निकल के बाहर चली जाए, और बॉल का मास इतना नहीं है कि वो नीचे गिर जाए, तो एक बैलेंस स्टेट है। तो जब बैलेंस स्टेट में से किसी बॉल में आप उंगली करोगे, उंगली कैसी वाली उंगली, देखिए यदि मैं इसमें एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दूं तो भैया ये मजबूरी में ऐसे, ये अब आपकी एफ एक्सटर्नल की वजह से अपने आप नहीं होता, ये मैंने ऐसे डॉट 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 इसलिए ऐसे करके ये बॉल नीचे कर दी एक्सटर्नल फोर्स लगा के। लेकिन अब ये कंफर्टेबल तो नहीं होगी ना यार, क्योंकि जब आपने इसे दबा दिया तो अंदर की गैस कंप्रेस हो गई, अंदर तो प्रेशर बढ़ जाएगा ना। वही बॉयल्स लॉ, जब किसी गैस का वॉल्यूम घटाओगे तो इसका तो प्रेशर बढ़ जाएगा ना, तो अब प्रेशर बढ़ जाएगा तो वो उसको ऊपर फेंकेगा, है ना, वो तो अंदर रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो गई नहीं हो गई। अब हमें ये देखना है कि वो रिस्टोरिंग फोर्स -x के प्रोपोर्शनल है नहीं, और x है गया कि इस वाली लेंथ से इस वाली मतलब सेंटर टू सेंटर, यहां पर इसका सेंटर था, अब सेंटर ये रहा, तो माना सेंटर टू सेंटर x डिस्टेंस दबा दिया। और देखो इसमें भी f एक्सटर्नल नीचे है, f एक्सटर्नल नीचे है ना, और क्या कहते हैं f एक्सटर्नल नीचे और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे ही हुआ है। अच्छा माना इस नेक का एरिया, ये वाला एरिया a है, ये वाला एरिया, तो ये जो अब बताना, जो बॉल यहां से यहां आ गई, बॉल यहां से यहां, तो इतना वॉल्यूम गैस का कंप्रेस हो गया। यदि आप बॉल को यहां से यहां लाओगे तो इतनी गैस आपने कंप्रेस कर दी, तो ये जो इतना हिस्सा है ये वॉल्यूम क्या है, कंप्रेस गैस का, या यूं कि ये चेंज इन वॉल्यूम। तो डेल्टा वी माने चेंज इन वॉल्यूम, वैसे ही निकालेंगे जो इसका एरिया है ए, और जितना आपने इसको दबा दिया तो एरिया, और ध्यान रखना टोटल वॉल्यूम थोड़ी नहीं निकाला है आपने, ये वो वॉल्यूम निकाला है जो आपने कंप्रेस कर दिया। डेल्टा वी इक्वल टू ए इंटू एक्स, होपफुली, यानी इस नेक का एरिया ए है। समझ में आ गया यहां तक? तो ये हो गया। अब देखते हैं इसमें रिस्टोरिंग फोर्स। तो देखिए, क्योंकि गैस में बल्क इलास्टिसिटी होती है कि नहीं गैस में, और गैस में और कोई होती भी नहीं है, यंग्स मॉडुलस नहीं होता, शियर मॉडुलस भी नहीं होता, बल्क इलास्टिसिटी। और बल्क इलास्टिसिटी का फॉर्मूला आपको ध्यान हो तो, बल्क इलास्टिसिटी का फॉर्मूला, भाई जब किसी का वॉल्यूम चेंज करोगे तो उसके अंदर इलास्टिसिटी ही तो होगी जो उसको शेप लेके आएगी। तो आपको ध्यान हो, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, और वॉल्यूम स्ट्रेस का फॉर्मूला F अपॉन A अपॉन माइनस डेल्टा V अपॉन V। ये होता था कि नहीं होता था ना बल्क इलास्टिसिटी। और इसमें F क्या होता था, रिस्टोरिंग फोर्स। आपको नहीं निकाल पा रहे तो डिफॉर्मिंग फोर्स डाल देते थे, लेकिन होता था तो रिस्टोरिंग फोर्स ही है ना। तो यहां से इस F का फॉर्मूला क्या बना, इस F का फॉर्मूला बना माइनस B डेल्टा V अपॉन V, और ये A भी ऊपर आ जाएगा। देखो बेटा, थोड़ा सा कॉपी पेन लेके इस्तेमाल करोगे तो यही आ जाएगा। देखो इस F को निकालोगे B के टर्म में तो A जो डिनोमिनेटर में वो ऊपर पहुंच जाएगा, ये यहां पहुंच जाएगा। इज इट ओके? इस B को F की जगह F माइनस B एरिया, ये वाला वॉल्यूम, और ये डेल्टा V कितना है, A इंटू एक्स, ये वाला। तो A इंटू एक्स इधर लाओगे तो ये A इसमें मल्टीप्लाई होके ये हो गया। अब आप बताओ टोटल है ना ये, तो F इक्वल टू माइनस फिर वही KSH में, तो ये ब्रैकेट क्या है, ये K है, तो ये माना इस बॉल का मास है M। ओके, तो अब बताइए जब SHM साबित हो ही गया है तो T बराबर 2 पाई अंडर रूट M अपॉन K, और बॉल का मास इस सवाल में दे रखा है तो M रख दीजिए, और K क्या है, माइनस और x को छोड़कर जो भी अल मन टल है वो K है, तो B A स्क्वायर, K की वैल्यू रख रहा हूँ ये, अपॉन V ऊपर पहुंच जाएगा। तो आप देखिए यही साबित करना है क्वेश्चन नंबर 20 में, है ना, यही हमको साबित करना है, निकाल लीजिएगा। अब एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, NCERT का नहीं है, ठीक है। और क्वेश्चन ये है कि ये एक अर्थ है, अर्थ नहीं एक ही क्या, एक ही अर्थ है ना, ये अर्थ है। इमेजिन करो कि हम अर्थ में एक ऐसी टनल बना दी, टनल जो बिल्कुल आर पार कर रही है, बिल्कुल, मतलब एक पोल से दूसरे पोल की ओर आप देख सकते हो। ये मतलब यहाँ पे कोई आदमी है, यहाँ पे कोई आदमी, तो यूं कर सकते हो, ता कर सकते हो उससे। अब अचानक यहाँ से कोई बॉल छोड़ी जाए या कोई आदमी भी गिर जाए, है ना, तो पता है आप फर्स्ट लेवल का बच्चा क्या सोचेगा कि यहाँ पर ग्रेविटी 0 है तो यहाँ पे रुक जाएगा,
यहाँ पे सेंटर पर ग्रेविटी जीरो होती है। अरे सेंटर पर ग्रेविटी जीरो होती है, केवल इतना ही थोड़ी नहीं बुद्धि लगानी, जब वो ऊपर से नीचे आ रहा है तो इनर्शिया ऑफ मोशन भी तो आ रहा है उसमें, ठीक है। एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा उसका, एक्सेलरेशन मान लिया जीरो हो जाएगा उसका, मान लिया एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, लेकिन इनर्शिया ऑफ मोशन तो इसको ऊपर नीचे ले जाएगी कंटिन्यू, और जब वो फिर नीचे जाएगा तो ग्रेविटी फिर उसे खींचेगी। वही एसएचएम वाली चीज। तो साबित करिएगा इसको कि एसएचएम है या नहीं। मतलब मैं क्लियर बोल दूं, मैंने आंसर भी दे दिया एक पार्शियली कि वो यहां के रुकेगा नहीं। पता ना कोई चीज इनमें से रुक रही थी, सबका सेंटर पे आके एक्सेलरेशन जीरो हो जाता। स्प्रिंग खींची थी तो मीन पोजीशन पे आके तो एक्सेलरेशन जीरो उसका भी हो रहा था, पर वो रुकी तो नहीं थी ना वहां पे, वहां से वहां तक लेते लेते एक्सेलरेशन आया, इनर्शिया है, मोशन आया, वेलोसिटी जनरेट हुई, तो मीन पोजीशन पे तो वेलोसिटी उल्टा हाईएस्ट होती है। दैट वेलोसिटी विल, है ना, मेक द पार्टिकल टू मूव कंटिन्यू। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ेगा फिर ग्रेविटी सेंटर की ओर, तो उसकी वेलोसिटी को रिटार्ड करेगी, तो फिर जब वो यहाँ आ जाएगा एक्सट्रीम पर, फिर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, फिर गैस फिर खींच लेगा। तो आप इसका टाइम पीरियड निकालिएगा, है ना। ओके बेटा।